हेलो एवरीवन। विजय किरमिंदोर में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम कवर करेंगे तलपट को। ट्रायल बैलेंस क्या होता है इसको समझेंगे। तो देखिए, ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे के लॉजिक्स क्या है उसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब भी अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले वो ट्रांजैक्शन कैसा होना चाहिए, वो ट्रांजैक्शन मनी में होना चाहिए। मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन पैसों में होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि उससे या तो कोई इनफ्लो होना चाहिए पैसे का, या आउटफ्लो होना चाहिए। तो ही वो ट्रांजैक्शन को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे जैसे कि हमने रेंट पेड किया, तो अब इसमें क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, रेंट पेड किया। या क्या करा हमने हमने स्टॉक बाय किया, है ना, स्टॉक को क्या किया, परचेज किया या बाय किया। तो अब इसमें क्या हो गया, हमारे पास स्टॉक आएगा और पैसे जाएंगे। तो कोई भी ट्रांजैक्शन तभी हम लेंगे सबसे पहले बुक्स में, जब वो क्या हो, जब वो मनी में। तो अब जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हम बुक्स में लेते हैं, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है उसका वाउचर, है ना। जैसे जैसे अगर हम क्या परचेस करेंगे, जैसे हमने स्टॉक परचेस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो इनवॉइस आ जाएगा स्टॉक परचेस करने का, स्टॉक बाय करने का। तो वो इनवॉइस लेकर के अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे उसकी एंट्री। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे उसकी एंट्री। तो एंट्री करी हमने, है ना। या तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, या परचेस बुक हमने अगर रखी होगी हमारी बुक्स अकाउंट में, तो परचेस बुक में हम एंट्री कर लेंगे कि हमने माल परचेस कर लिया। अब इसके बाद क्या होता है, तो एंट्री करने के बाद हम उसका क्या करते हैं, उसकी करते हैं पोस्टिंग, है ना, मतलब खतौनी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे उसकी खतौनी सेपरेट। जो बुक्स ऑफ अकाउंट हर एक लेजर बने होते हैं, उस लेजर में क्या करेंगे, उसकी पोस्टिंग करेंगे। अब इस पोस्टिंग के बाद, अब इस पोस्टिंग के बाद क्या करते हैं हम, अब इस पोस्टिंग के बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। अब हम क्या बनाते हैं इसके बाद, इसके बाद बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। और फिर ट्रायल बैलेंस के बाद बनते हैं हमारे फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है हमारा, फाइनल अकाउंट। तो अब ये फाइनल अकाउंट में बनता क्या है, तो देखिए ये फाइनल अकाउंट में बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हमारी क्या बनती है, बैलेंस शीट। ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर होता है, पूरी इस तरह से हमारी अकाउंटिंग हम चलाते हैं। तो अब जब कोई एंट्री हमने यहाँ पर करी, या हमने जब यहाँ पोस्टिंग करी, या हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, और इसके बाद हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे। तो फाइनल अकाउंट का क्या पर्पस होता है, तो फाइनल अकाउंट किसी भी कंपनी की, जैसे सपोज करिए ये कंपनी का नाम है ए लिमिटेड। तो अब ये ए लिमिटेड जो कंपनी का नाम है, तो फाइनल अकाउंट क्या बताते हैं, फाइनल अकाउंट से हमें ये पता लगता है कि कंपनी ने इस वर्ष में कितना प्रॉफिट कमाया है। एक तो ये बात पता लगती है। और बैलेंस शीट से हमें क्या पता लगता है, बैलेंस शीट से हमें पता लगता है कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वित्तीय स्थिति कंपनी की कैसी है। कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी का आकार छोटा है, कंपनी बहुत बड़ी काम कर रही है। अब जैसे हमने अगर टर्नओवर देखा, और टर्नओवर हमने देखा तो हमें क्या दिखा, 5,000 करोड़ का। अब टर्नओवर अगर हमें 5,000 करोड़ का दिखेगा, इसका मतलब क्या है कि कंपनी काफी बड़ी कंपनी है। तो फाइनेंशियल अकाउंट से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें क्या पता लगता है, हमें ये पता लगता है कि कोई कंपनी कितनी बड़ी है, उस वो प्रॉफिट कितना कमा रही है। ये सारी बातें हमें किससे पता लगती हैं, फाइनल अकाउंट से, ठीक है। तो ये फाइनल अकाउंट से पता लगती है। गवर्नमेंट को जो टैक्स जाएगा, है ना, गवर्नमेंट को जो टैक्स जाएगा, जैसे इनकम टैक्स लगता है, टैक्स के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर क्या लगता है, तो प्रॉफिट के ऊपर लगता है इनकम टैक्स। क्या लगता है, तो इनकम टैक्स लगता है। तो अब ये इनकम टैक्स किसके कैलकुलेट होगा, तो इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा इस प्रॉफिट पर। ये जो प्रॉफिट है इस पर कैलकुलेट होगा इनकम टैक्स। तो ये इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो आपके फाइनल अकाउंट होते हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इसी पर केंद्र सरकार को क्या मिलता है, इनकम टैक्स मिलता है, ठीक है, इनकम टैक्स मिलता है। इसी पर क्या होता है, जो इन्वेस्टर होते हैं वो इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख करके क्या करते हैं, कंपनी में विनियोग करते हैं कि ये कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है, तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बैंक जो हमको लोन देती है, बैंक जो हमको लोन देखती है, वो क्या देखती है बैंक भी, कि ये कंपनी हमारा लोन वापस देगी या नहीं देगी। तो ये कैसे पता लगता है, ये उसके वित्तीय विवरण देख करके पता लगता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख करके पता लगता है कि कंपनी इस पोजीशन में है कि अगर हमने इसको लोन दिया है तो ये वापस करेगी, क्या इसके पास इतना प्रॉफिट है कि हमारा लोन रीपे कर पाएंगी। तो ये सारी बातें हमें पता लगती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, फाइनल अकाउंट से। तो अब इन फाइनल अकाउंट का ट्रू एंड फेयर
पूरी तरह से सही होना, मैं अक्सर ये वर्ड को यूज करता हूँ कि ट्रू एंड फेयर व्यू होना। तो ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब यह होता है कि जो भी वित्तीय स्थिति बताई जा रही है, जो भी पोजीशन कंपनी की बताई जा रही है, वो क्या होनी चाहिए, वो सही सही होनी चाहिए। सही सही होने का मतलब क्या है कि अगर उसमें टर्नओवर 5,000 करोड़ बताया जा रहा है तो वो 5,000 करोड़ ही होना चाहिए, गलत नहीं दिखाया जाना चाहिए। अगर नेट प्रॉफिट सपोज करिए 50 करोड़ आ रहा है, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है 50 करोड़, तो नेट प्रॉफिट 50 करोड़ ही होना चाहिए। ये पूरी तरह से क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो अब इस बात को कंपनी अपने आप में इंश्योर कैसे करेगी कि ये गलतियां नहीं हो, सारी चीजें हों। क्योंकि फिर क्या होगा, ऑडिटर के पास जाएंगे फाइनल अकाउंट बनने के बाद, और फिर ऑडिटर क्या करेंगे, उस पर ऑडिट करेंगे और ऑडिट के बाद वो टिप्पणी करेंगे, है ना। तो हमसे कोई गलती ना रह जाए, हमसे कोई चूक ना रह जाए, इसके लिए क्या बनाया जाता है सबसे पहले, तो फाइनल अकाउंट के पहले एक बैरियर बनाया जाता है। मतलब ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस एक चेक पॉइंट है, ट्रायल बैलेंस और कुछ नहीं। अगर मैं एकदम समराइज वे में कहूँ तो ट्रायल बैलेंस क्या है, तो ट्रायल बैलेंस एक चेक पॉइंट है। चेक पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पर हम ये चेक करते हैं कि जो भी हमारी बुक्स बनी है, मतलब ये जो एंट्री करी है हमने बुक्स में, या ये जो पोस्टिंग करी है, ये सब क्या है, पूरी तरह से सही है। मतलब इसमें कोई गलती ना हुई हो। अगर कोई गलती हुई हो तो वो कहाँ पर पकड़ाई में आ जाए, वो पकड़ाई में आ जाए यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के समय हमें पता लग जाए। ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस का मेन पर्पस क्या है, ट्रायल बैलेंस का अगर हम समराइज करें तो ट्रायल बैलेंस का मेन पर्पस ये है कि जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं, जो ये वित्त विवरण बन रहे हैं, ये क्या हो, ये पूरी तरह से सही हो, ताकि जो इनके उपयोग करता है, जैसे सरकार को टैक्स मिलना है तो सरकार को सही टैक्स मिले, जो बैंक लोन देना चाहती है तो जो फाइनेंशियल पोजीशन बैंक देख करके लोन देना चाहती है वो सही हो। अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करे। अगर कोई कंपनी को उधार माल देना चाहता है तो वो क्रेडिट वर्थिनेस उसे सही पता लगे। मतलब जो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाय कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, उनका भरोसा सही हो, उनके भरोसे में कहीं चूक ना हो। ये इंश्योर अगर कंपनी को खुद को करना होता है तो कंपनी क्या करती है, ट्रायल बैलेंस बनाती है। समझ में आ गई। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, अगर हम एकदम समराइज में जाए तो एक चेक पॉइंट होता है, जिससे हम जो हमारी अकाउंटिंग में कहीं ना कहीं अगर कोई गलती हुई हो तो वो हमारे पास एक ये चेक पॉइंट है कि हम यहाँ पर पकड़ लें। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लें, पकड़ लें। ठीक है। तो ये एक मैकेनिज्म है जिसके लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। दूसरा ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, तो ये समझ में आया क्यों बनाते हैं, तो इससे हमें कोई गलती हो तो पता लग जाए, कोई एरर रह गया हो तो पता लग जाए। दूसरा इसलिए बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, समझिए जरा। दूसरा इसलिए बनाया जाता है कि देखिए अब पोस्टिंग, अब यहाँ पर जो हमने पोस्टिंग करी, यहाँ पर एंट्री करी, अब अगर मान लीजिए हमारा एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो हो सकता है कि आपकी साल की 50,000 एंट्रियां हों। ये काफी कम फिगर है, 50,000 तो बहुत छोटा फिगर है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर एयरटेल जैसी कंपनी हुई, या जियो, आज जियो, आज जियो के जो सब्सक्राइबर हैं, जियो कंपनी के सब्सक्राइबर हैं, वो लाखों में है या करोड़ों में, करोड़ों में है। तो अब सोचिए करोड़ों में सब्सक्राइबर हैं जियो कंपनी के, और जियो कंपनी क्या करती है, फिर हर समय उनको क्या देती है, प्लान देती है। 1 महीने का प्लान होता है जियो का हमारा, है ना, या एयरटेल का मान लीजिए, या वोडाफोन आइडिया का मान लीजिए। हमारा क्या होता है, मंथली एक प्लान लेते हैं हम, और 15 दिन का भी ले सकते हैं, 10 दिन का भी ले सकते हैं, डेटा प्लान भी ले सकते हैं, ऐसे कई सारी चीजें होती है। तो वो प्लान, तो जैसे ही हम एक प्लान बाय करते हैं, जैसे ही हम क्या खरीदते हैं, हमारा रिचार्ज करते हैं, तो हमने क्या करा, एक प्लान बाय करा, किससे बाय करा, कंपनी से। तो कंपनी के पास, जियो के पास क्या गया होगा, जियो के पास हमारी तरफ से क्या गए होंगे, पैसे गए होंगे, मनी गई होगी, है ना। और जियो इसके बदले क्या देगा, जियो इसके बदले हमें सर्विस देगा। तो ये जियो कंपनी के लिए क्या हुई, जियो कंपनी के लिए ये हुई एक सेल, सेल ऑफ सर्विस। उन्होंने क्या करी, सर्विस की सेल करी या सर्विस की सप्लाई करी। अगर हम जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू, आजकल जीएसटी है, तो जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बात करेंगे कि तो जियो ने क्या करा, जियो ने एक सप्लाई करी, टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है। तो जियो ने क्या करी, सप्लाई करी, और जियो को क्या मिला, पैसे मिले। और एकदम समरी में जाएंगे तो क्या करा, जियो ने सेल करी। समझ में आ गई। तो जैसे ही कोई सेल होती है तो क्या होती है, सेल की एंट्री होती है ना। सेल की क्या हुई होगी, जियो ने रिचार्ज, जियो कंपनी से हमने रिचार्ज करा होगा, तो जो रिचार्ज करा होगा वो क्या हुआ है, वो सेल ऑफ सर्विस हुई है, सेल करी है सर्विस की। समझ में आ गई बात। तो अब इसकी क्या होगी, अब इसकी बुक्स में एंट्री हुई होगी, है ना, एक बुक्स में एंट्री हुई होगी। अब 5 करोड़
अगर हमारे सपोज करिए 5 करोड़ सब्सक्राइबर हैं या 10 करोड़ जियो के सब्सक्राइबर हैं, मैं एक रफ एस्टिमेट ले रहा हूँ कि 20 करोड़ जियो के सब्सक्राइबर है। टोटल जियो के सब्सक्राइबर कितने हैं? जियो के सब्सक्राइबर हैं 20 करोड़, है ना, मैं एक अजम्पशन मान रहा हूँ। तो अब 20 करोड़ सब्सक्राइबर है और हर सब्सक्राइबर हर मंथ एक प्लान लेता है, हर मंथ वो मंथली प्लान ले रखे हैं। तो मंथली प्लान वो हर मंथली क्या करते हैं, एक प्लान बाय करते हैं। तो हर महीने क्या हो रही होगी, सेल। तो अब इस हिसाब से कितनी ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे सेल के, सेल ऑफ सर्विस के 20 करोड़। तो अब सोचिए 20 करोड़ ट्रांजेक्शन की सेल एंट्री हुई होगी, फिर उनकी क्या होगी, पोस्टिंग होगी रिलेवेंट डेटा में। फिर ऐसी कंपनी क्या कर रही है, से अपने यहाँ पर जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको सैलरी देते हैं, जो उनके कई सारे आउटलेट्स खुले हुए हैं वहां पर वो करते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करते हैं, टावर लगाने के खर्चे हैं। तो एन नंबर ऑफ खर्चे, कई फिक्स असेट्स खरीदते हैं। जैसे अब बड़े बड़े उन्होंने ये नेटवर्क लगाए, तो इनके लिए उन्होंने जो फिक्स असेट्स खरीदी, टावर पर जो एंटीना लगे होते हैं वो क्या है, वो फिक्स असेट्स हैं, है ना। जो टावर पे ये एंटीना लगे होते हैं जिससे हम सिग्नल आते हैं, तो ये क्या है, फिक्स असेट्स है, तो इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये सारे काम होते हैं। तो अब सोचिए इनकी पोस्टिंग होगी, इनकी क्या होगी, पोस्टिंग होगी। तो कितने खाते होंगे, जब 20 करोड़ जिस कंपनी के सेल मंथली सेल डेटा होगा, उसके पोस्टिंग भी कितनी होगी, उसकी पोस्टिंग भी कितने सारे लेजर्स होंगे। तो क्या इससे हम फाइनल अकाउंट बना सकते हैं डायरेक्ट पोस्टिंग से? क्योंकि अल्टीमेटली तो डेबिट क्रेडिट ही करना है, तो पोस्टिंग से तो कितना लंबा काम हो जाएगा, कितना लंबा काम हो जाएगा अगर हम डायरेक्टली इस पोस्टिंग से हम क्या करें, फाइनल अकाउंट बनाएं। तो हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि हम फाइनल अकाउंट बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें एक समरी, क्या चाहिए, एक समरी, कि हमारे पास एक समरी आ जाए कि हाँ इतना इतना सेल हुआ, इतना इतना परचेस हुआ, एक ओवरऑल कि इतनी सेल हुई है, टोटल सेल आ जाए कि 200 करोड़ की सेल हुई है, तो हम एक फिगर ले लें। इस प्रकार से एक समरी मिल जाए। तो ये क्या करती है, जो पोस्टिंग हुई है, जो लेजर्स की पोस्टिंग हुई है, उनकी क्या की जाती है, जो जनरल एंट्री की पहले पोस्टिंग करेंगे और उस पोस्टिंग में जो लेजर्स हैं उनकी क्या की जाती है, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट के थ्रू समरी कर ली जाती है। क्या कर ली जाती है, समरी। ताकि जब हम फाइनल अकाउंट बनाए, ताकि जब हम फाइनल अकाउंट बनाए तो हम आसानी से बना सकें। तो ट्रायल बैलेंस क्या काम करता है, तो ट्रायल बैलेंस एक तो एक्यूरेसी का काम करता है, चेक करने का काम करता है। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा ये हमें एक समरी दे देता है, जो भी हमारे पोस्टिंग करने के बाद जो लेजर्स होते हैं उनकी क्या मिल जाती है, हमें यहाँ पर समरी मिल जाती है। तो समझ में आया ट्रायल बैलेंस का महत्व क्यों है। हर एक चीज जो अकाउंट में, हर एक चीज अकाउंट्स में अपना महत्व रखती है ना। जैसे हमारा पूरा शरीर है, उसमें हर एक चीज का अपना महत्व है। कोई भी कम या ज्यादा नहीं है, सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं, सबका अपना अपना एक फंक्शन है। तो हर एक हिस्सा जो हमारे शरीर का होता है वो महत्वपूर्ण होता है। इसी अकाउंटिंग में जो भी हर एक पार्ट है वो अपने एक लॉजिक के, अपनी एक आवश्यकताओं के कारण आए हुए हैं, है ना। जैसे हार्ट अगर हमारे शरीर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मस्तिष्क का अपना इंपॉर्टेंट है, आइस का अपना इम्पोर्टेंट है ना, लीवर का अपना इम्पोर्टेंस है। तो हर एक चीज का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, कोई भी कम या ज्यादा नहीं है, सब अपनी अपनी समय पर अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से काम करते हैं। वैसे ही हर एक चीज का इम्पोर्टेंस अकाउंटेंसी में भी है ना, अकाउंट्स में भी है। तो अब यहाँ पर ट्रायल बैलेंस का आपको मतलब समझ में आया कि ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या हुआ, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ट्रायल बैलेंस क्या करता है, तो ट्रायल बैलेंस एक तो चेक पॉइंट होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होती है समरी। दूसरा क्या बोलता है, समरी। एक तो चेक पॉइंट है और दूसरा क्या है, ये हमें सारे लेजर्स की समरी देते हैं। तो पूरा ओवरऑल पिक्चर समझ में आई कि ट्रायल बैलेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, ट्रायल बैलेंस बनाने से क्या क्या फायदा होगा। ये पूरा जो एग्जाम्पल मैंने समझाया उससे आपको समझ में आया कि ट्रायल बैलेंस कैसे काम करता है और क्यों इंपॉर्टेंट है। अब बात करें ट्रायल बैलेंस के कंसेप्ट पर। चलिए, तो आ जाइए अब बात करते हैं ट्रायल बैलेंस के कंसेप्ट के ऊपर। तो देखिए क्या बोल रहा है, ट्रायल बैलेंस की मूल अवधारणा। ट्रायल बैलेंस की मूल अवधारणा क्या है, तो तलपट वर्ष भर में तमाम आर्थिक गतिविधियों और व्यवहारों का क्या होता है, सारांश होता है। अब सारांश होने का मतलब क्या है, ये क्या होता है तलपट, तो तलपट होती है समरी। तलपट क्या होती है, तलपट होती है समरी। चलिए, तो तलपट क्या है, तलपट है समरी। किसकी समरी है, तो जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसकी समरी होती है। और इसको किस पर बनाते हैं, तो हम एक पेज पर बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। एक इजी क्वेश्चन अगर फ्रेम होता है तलपट से तो वो ये होता है कि तलपट क्या है, तो तलपट एक स्टेटमेंट होता है ना। ध्यान रखिएगा, एक फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि तलपट क्या है, तलपट एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एक स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। चलिए,
तो ये समझ में आया। इसी के आधार पर क्या करते हैं, व्यापारी अपने अंतिम खाते बनाता है। अंतिम खाते मतलब फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाता है व्यापारी, इसके बेसिस पर मतलब इसकी समरी लेकर के वो क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट का मतलब क्या हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, फाइनल अकाउंट का मतलब क्या हुआ, फाइनल अकाउंट का मतलब ये हुआ। और जो बड़ी कंपनियां होती हैं, मतलब जो लिस्टेड कंपनियां होती हैं, उनके लिए क्या होता है, कैश फ्लो, फाइनेंस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, फाइनल अकाउंट में क्या क्या आ जाता है, नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट। अब नोट्स टू अकाउंट भी ये सब किसके पार्ट होते हैं, तो ये फाइनल अकाउंट के ही पार्ट होते हैं। अब नोट्स टू अकाउंट क्या होता है कि जब बहुत सारी चीजें हम नहीं लिख सकते हैं अपने बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि बैलेंस शीट को छोटा रखना होता है, तो इसकी डिटेल कहाँ पर मिल जाती है, हमें हर एक बात की डिटेल मिल जाती है, वो मिल जाती है नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, चलिए, जो कि महत्वपूर्ण विवरण होता है। कैसा विवरण होता है, एक इंपॉर्टेंट विवरण होता है, और ये क्या है, एक विवरण है जो कि आयकर। अब देखिए क्या होता है कि जब हम फाइनल अकाउंट बना लेते हैं तो फाइनल अकाउंट का क्या करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, ये विवरण है। और ये क्या होता है, जो कहाँ कहाँ हम सबमिट करते हैं, तो आयकर, इनकम टैक्स के पास, विक्रय कर के पास आदि कई सरकारी कार्यालयों में भेजे जाते हैं। तो जो हमारे फाइनल अकाउंट होते हैं वो कहाँ कहाँ सबमिट होते हैं, जैसे टैक्स ऑडिट अगर हमारी कंपनी के ऊपर है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स ऑडिट जाएगा, है ना, विक्रय कर में जाएगा, सेल्स टैक्स, जैसे आज आज के समय के लिए क्या हो गया, जीएसटी। इनका प्रकाशन भी किया जाता है, जैसे अगर लिस्टेड कंपनी है तो क्या करती है, वो अपने अकाउंट पब्लिश करती है सभी स्टेक होल्डर के बीच में, और साथ ही साथ कहाँ देती है, अगर जो लिस्टेड कंपनी होती है वो देती है स्टॉक एक्सचेंज के पास। कहाँ पर उसे समझना, अपने बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ पर सबमिट करने होते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज के पास भी सबमिट करने होते हैं। अतः यह क्या है, अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना रह जाए। अब त्रुटि क्यों ना रह जाए, क्योंकि देखिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके नहीं है, मतलब केवल आप ही यूज नहीं करने वाले हो। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके पास जाने वाले हैं, आयकर विभाग के पास जाने वाले हैं। सरकार को इसके बेसिस पर टैक्स मिलेगा। जीएसटी डिपार्टमेंट, विक्रय कर मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट के पास जाएगा, सेबी के पास जाएगा। तो ऐसी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास बॉडीज हैं, सरकारी कार्यालय हैं, जिनके पास क्या होती है, आपके ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाते हैं। तो इसलिए इनमें क्या हो, त्रुटियां ना हो। इसलिए यह जरूरी है कि अंतिम खाते में लिखी जाने वाली सूचनाओं के आंकड़े सही हो, मतलब उसमें क्या हो, एक्यूरेसी हो, कोई गलती ना हो, या नहीं, इस बात की पक्की जांच कर ली जाए। मतलब जो भी अगर आप कोई बुक्स में लिखोगे तो क्या करोगे, पूरी जांच कर लोगे, देखोगे, और उसके बाद क्या करोगे, उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखोगे। अब तलपट क्या करता है, तलपट यही कार्य करता है, तलपट यही कार्य करता है जनरल और सहायक पुस्तकों और लेजर, प्रारंभिक भइयों, प्रारंभिक बही खाता और पुस्त पालन कहलाता है। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि जो पहला काम होता है, कौन सा पहला काम, जो जनरल एंट्री करते हो वो, और जो सहायक पुस्तकों में आप एंट्री करते हो डायरेक्टली, या जो आप पोस्टिंग करते हो लेजर के अंदर जो एंट्रियां होती है, इन्हें क्या, ये काम कौन सा होता है, तो बही खाता या पुस्त पालन कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं, बही खाता या पुस्त पालन कहलाता है। ठीक है, बुक कीपिंग कहते हैं। मतलब किसमें, जनरल एंट्री, सहायक पुस्तकों में जो एंट्री होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको खाता बही मतलब बुक कीपिंग का काम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग का काम। ठीक है, तथा अंतिम खाते अंतिम खाते क्या होता है, लेखांकन कार्य कहलाता है। जो अंतिम खाते मतलब जो बैलेंस शीट बना रहे हैं हम, या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, या ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, या सीएफएस बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, या फिर क्या बना रहे हैं, नोट्स टू अकाउंट। तो ये सब क्या होते हैं, फाइनल अकाउंट के पार्ट होते हैं। फाइनल अकाउंट के क्या होते हैं, ये नोट्स टू अकाउंट, ये सब क्या होते हैं, फाइनल अकाउंट के पार्ट होते हैं। तो इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है लेखांकन। तो तलपट क्या करता है, तो तलपट जो बुक कीपिंग है उसको लेखांकन के बीच में क्या बोलता है, एक महत्वपूर्ण कड़ी। मतलब बुक कीपिंग खाता बही से क्या करता है, खाता बही से लेखा कर्म, मतलब फाइनल अकाउंट बनाने का काम जो बीच में होता है, बीच में जोड़ने का काम क्या होता है, तलपट करता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में क्या देख रहे हैं कि फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, तो फाइनल अकाउंट और जो हमारी बुक्स में एंट्री हुई है, बुक कीपिंग हुई है, उनके बीच संबंध बनाने के लिए, मतलब एक कड़ी का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, तो ये कर रहा है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से क्या हो रहा है कि ये समरी इसमें आती है, और भी इस समरी के बेसिस पर हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। बात समझ में आ गई, कंसेप्ट समझ में आया, पूरा पूरा कंसेप्ट समझ में आया। तो देखिए, आ जाइए, अब बात करते हैं तलपट का अर्थ, मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस पे बात करते हैं। तो देखिए, पॉइंट नंबर 1 पर बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है, तलपट
लेखों की सत्यता की जांच करने के लिए बनाया जाता है। काय के लिए बनाया जाता है? लेखों की सत्यता मतलब जो हमने अकाउंट्स में लिखी है, जो पोस्टिंग की है, उसमें जो भी चीजें लिखी हैं वो ट्रू हैं कि नहीं। अब ट्रू होने का मतलब क्या है? सही से लिखी है कि नहीं, कोई गलती तो नहीं कर दी। तो इसकी जांच करने के लिए तलपट बनाया जाता है। ये क्या है? बनाने वाला एक विवरण पत्र है। मतलब क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मतलब एक कोरे कागज पर हम इसे कह सकते हैं, कोरे कागज पर हम इसे बनाते हैं। और ये क्या है? एक स्टेटमेंट। एक फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा तो वो ये पूछेगा कि तलपट क्या होता है, तो तलपट एक विवरण होता है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 2 पर बात करते हैं। क्या बोल रहा है? यह किसी भी तिथि को बनाया जा सकता है। नॉर्मली हम क्या बना सकते हैं? जैसे अगर आज हमको बनाना है, अब तो देखिए सब चीजें क्या हो गई, अकाउंटिंग सारी क्या हो गई है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू होने लग गई है। जैसे आजकल क्या हो गया, आजकल बड़ी कंपनियों में क्या यूज किया जाता है? सेप यूज किया जाता है। बड़ी कंपनियों में क्या यूज किया जाता है? सेप यूज किया जाता है। छोटे 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 व्यापारी होते हैं तो वो क्या यूज करते हैं? टेली यूज करते हैं। तो अब ये सॉफ्टवेयर की मदद से क्या हो गया है कि अगर आज आपको ट्रायल बैलेंस निकालना हो तो आज की डेट का ही आप ट्रायल बैलेंस अपनी बुक्स में निकाल सकते हैं। आज की डेट का ही आप क्या कर लेंगे? ट्रायल बैलेंस अपनी बुक्स में निकाल लेंगे। मतलब आप चाहें तो किसी भी दिन बनाते हैं, बट नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली कब बनाते हैं हम अपना ट्रायल बैलेंस? कब बनाया जाता है? ये ईयर एंड पर बनाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ईयर एंड पर ही हम क्या करते हैं? एंड पर ही, ईयर एंड पर ही, वित्तीय वर्ष के अंत में ही हम क्या बनाते हैं? हमारे फाइनल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ट्रायल बैलेंस की जरूरत तभी होती है। तो नॉर्मली तो कभी भी बना सकते हैं, बट हम कब बनाते हैं? ईयर एंड पर बनाते हैं। ठीक है। किंतु प्राय यह वर्षों प्रांत में ही बनाया जाता है। मतलब ईयर एंड पर बनाया जाता है। ठीक है। वर्ष भर की संपूर्ण व्यापारिक गतिविधियों का क्या होता है? ये सारांश होता है। मतलब साल भर में आपने क्या क्या काम करा है उसकी समरी हमें ट्रायल बैलेंस में मिल जाती है। अब समरी मिलने का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सेल, अब हमने देखा कि कंपनी की इस साल की सेल कितनी हुई है, इस साल की सेल 500 करोड़ की हुई। तो हमें क्या पता लग गया? हमें एक समरी डाटा मिल गया कि पूरे साल भर में कंपनी ने कितना सेल करा है। पूरे साल भर में कंपनी ने 500 करोड़ की सेल करी है। ठीक है। अब ऐसे ही हमने देखा एक और फिगर की सैलरी, कंपनी ने कितनी सैलरी पे करी है। तो सपोज करिए कंपनी ने एक 100 करोड़ की सैलरी पे करी है। तो अब हमें इससे क्या पता लग गया कि पूरे वर्ष भर में हमें, हम कंपनी के द्वारा 100 करोड़ की सैलरी दी गई। तो ये क्या होता है? ये समरी देख करके हमें समझ में आ जाता है कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी सैलरी काफी अच्छी दे रही है। मतलब 500 करोड़ की सेल पर 100 करोड़ की सैलरी दे रही है, मतलब कंपनी सैलरी काफी अच्छी देती है। 500 करोड़ देख करके हमें क्या पता लग गया कि कंपनी एक अच्छी कंपनी है, मतलब बिग कंपनी में आती है। 500 करोड़ का टर्नओवर एक अच्छी कंपनी है। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल जाता है? ट्रायल बैलेंस देख करके ये पता लग जाता है कि कंपनी किस स्तर पर काम कर रही, कंपनी काम करने का तरीका कैसा है, उसका प्रकार कैसा है। ये सारी बातें हमें इससे समझ में आ जाती हैं। ठीक है। जिसे देख करके व्यापार की प्रकृति, मतलब व्यापार का नेचर कैसा है वो पता लग जाएगा। आकार, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, आकार का मतलब क्या है कि साइज कितना है, कंपनी का साइज कितना है। जैसे अब 500 करोड़ की तो कंपनी बड़ी है। अब 5000 करोड़ किसी कंपनी का टर्नओवर हमें पता लग गया, तो ये क्या पता लग गया कि ये तो बहुत बड़ी कंपनी में आती है। इस प्रकार का अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? एक निश्चित तिथि को खाता बही में की गई खतौनी की, मतलब ये क्या बोलते हैं कि जो भी आपकी एक पूरा पीरियड है, उस पीरियड की ये क्या करता है? ट्रायल बैलेंस, उस पीरियड की ट्रायल बैलेंस क्या करता है? जांच करता है। उस पीरियड की ट्रायल बैलेंस जांच करने का मतलब क्या है? जैसे सपोज करिए ट्रायल बैलेंस हम बना रहे हैं 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए। तो इस 1 साल में अगर हमारा ट्रायल बैलेंस का बैलेंस मिल गया, मतलब क्या हुआ? जो डेबिट और क्रेडिट क्या हो गया? डेबिट और क्रेडिट इक्वली आ गया, बराबर आ गया। मतलब इधर अगर 10 करोड़ आ रहे थे तो इधर भी 10 करोड़ आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे साल भर में हमने कोई भी क्या नहीं करी है? गणितीय गलती नहीं करी है। गणितीय गलती का मतलब, गणितीय गलती का मतलब ये होता है कि अगर डेबिट में 500 लिखें, अगर डेबिट में कोई अकाउंट को हमने 500 करा है जितनी अमाउंट से, तो क्रेडिट में भी हमने 500 ही करे हैं। मतलब गणितीय गलती का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर 500 डेबिट कर रहे थे तो 500 डेबिट हुए हैं, तो 500 ही क्रेडिट करे हैं। ये इस प्रकार की हमने सारी ध्यान रखा है और ऐसी गलती नहीं करी है। मतलब कैसी गलती नहीं करी कि डेबिट में तो हमने किसी अकाउंट को 5000 कर दिया था, डेबिट में तो हमने अकाउंट को 5000 कर दिया था, परंतु जब क्रेडिट में लिखने की बारी आई तो हमने क्या करा? 500 करा। तो अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने क्या पेड करा? आपने पेड करा रेंट। नीचे ले लेते हैं, 1 मिनट, खाली पेजेस पे। आपने क्या पेड करा? सपोज करिए, देखिए यहाँ पर ले लेते हैं एक एग्जांपल कि आपने पेड करा रेंट। ठीक है, रेंट पेड करा। अब रेंट पेड करा आपने, कितना पेड करा? तो रेंट आपने पेड करा पूरा 1 साल का, पूरे साल भर का एक बार में ही आपने रेंट पेड करा। ठीक है।
तो आपने 1,20,000 रुपए पूरे साल भर का रेंट पेड करा। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? तो देखिए रेंट क्या है? रेंट खर्चा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, खर्चे और हानियों को डेबिट करते हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट। हमने कैसे पे करा? तो हमने कैश से पे करा। तो कैश क्या हो जाएगी? कैश व्यापार से जा रही है, तो जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको क्रेडिट करते हैं, और जो वस्तु व्यापार में आती है, जो असेट व्यापार में आती है, उसको डेबिट करेंगे। तो क्या हो रहा है? कैश व्यापार से जा रही है, तो इसलिए कैश क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो हमने क्या करा? ये एंट्री होनी थी 1,20,000 डेबिट, और 1,20,000 ही क्या होने थे? क्रेडिट। ठीक है, ये होना था, ये होना था। अगर ये होता तो कोई दिक्कत थी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। यही एंट्री होनी थी कि रेंट पेड करें 1,20,000, और अगर यही एंट्री होती तो सही होता। बट क्या हुआ? बट ये एंट्री नहीं करी गई, ये एंट्री नहीं हुई। गलती हमने क्या कर दी? हमने एंट्री तो सही करी, हमने एंट्री तो सही करी, ठीक है, हमने एंट्री तो सही करी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री तो हमने इसमें सही करी, बट हमने गलती क्या कर दी? बट हमने गलती ये कर दी, गलती क्या कर दी? हमने लिख दिया यहाँ पर 12,000, और यहाँ पर लिख दिया 1,20,000। तो अब ये जो गलती है, अब ये जो गलती है, ये गलती कौन सी है? ये गलती है गणितीय गलती। कौन सी गलती की कैटेगरी में आएगी? ये वाली बात, ये आएगी गणितीय गलती। मतलब आपने डेबिट कितना करा है? आपने डेबिट तो 12,000 करा है, आपने डेबिट कितना करा है? 12,000। परंतु आपने क्रेडिट कितना करा है? आपने क्रेडिट करा है 1,20,000। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे गणितीय गलती। तो अगर हमारा ट्रायल बैलेंस अब मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों? अगर यही एंट्री होती, केवल ये एक सिंगल एंट्री होती, मतलब पूरे साल भर में केवल यही एंट्री हुई और कोई एंट्री नहीं हुई, ऐसा कैसे ही होता? तो अभी हमारे पास क्या दिख रहे हैं? दो बातें दिख रही हैं। तो देखिए, अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाते, देखिए पहले वाले एग्जाम्पल से ट्रायल बैलेंस बनाते, पहले वाले से मतलब ये वाली जो एंट्री सही करनी थी, ये वाली एंट्री से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, ये वाली एंट्री से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट में कैश कितना हो जाएगा? क्रेडिट में कैश हो जाएगा 1,20,000 रुपए। अब क्रेडिट कैश नहीं होता है, मतलब कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, तो हमने क्रेडिट में अभी उसको रख लेंगे। तो देखिए क्रेडिट साइड कितना हो रहा है? 1,20,000। क्रेडिट साइड कितना हो रहा है? 1,20,000। और डेबिट साइड कितना हो रहा है? डेबिट साइड कितना हो रहा है? 1,20,000। तो दोनों तरफ मिल रहा है ना? अगर हम योग विधि से बनाएंगे, तो योग विधि बोलता भी है कि आपको क्या करना चाहिए? दोनों तरफ का बैलेंस आपको बराबर लिखना चाहिए। तो देखिए क्रेडिट, डेबिट कितना हो रहा है? डेबिट भी 1,20,000 हो रहा है, वो क्रेडिट भी 1,20,000 हो रहा है। तो ऊपर वाली जो एंट्री हमने प्रॉपर करी है, उसमें कोई गलती हुई है? नहीं। डेबिट 1,20,000 होना था, क्रेडिट 1,20,000 होना था, ये बराबर है। बट दूसरी वाली एंट्री, ये जो गलती करी है, ये वाली एंट्री में क्या गलती करी? ये वाली एंट्री में देखिए डेबिट कितना हो रहा है? डेबिट हो रहा है 12,000। डेबिट कितना हो रहा है? 12,000। ये आ गया 12,000 डेबिट में। और क्रेडिट कितना हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है 1,20,000। तो ये किस प्रकार की गलती है? तो ये गणितीय गलती है। कौन सी गलती है? गणितीय गलती। मतलब डेबिट और क्रेडिट का योग बराबर नहीं आया, हमने क्या करी? कोई गणितीय गलती करी। अब गणितीय गलती के अलावा भी कई सारी गलतियां होती हैं, सैद्धांतिक गलतियां, बट वो समटाइम्स क्या होती है? वो पकड़ में नहीं आती हैं। ऐसी गलतियां जो पकड़ में नहीं आती हैं, जो ट्रायल बैलेंस है, तो गणितीय गलतियों के अलावा गलती होती है। अब गणितीय गलतियों के अलावा गलती कैसी होती है? तो वो गलती ट्रायल बैलेंस से पकड़ में नहीं आएंगी। सपोज करिए हमने पेड क्या करा था? हमने पेड करा था यहाँ पर, देखिए रेंट, रेंट पेड करा 1,20,000। बट गलती से क्या हुआ? जो हमारे अकाउंटेंट थे, उनसे गलती हो गई, और उनने रेंट की जगह क्या डेबिट कर दिया? उनने रेंट की जगह सैलरी अकाउंट डेबिट कर दिया। क्या कर दिया? सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट भी क्या है? खर्चा है, तो खर्चा डेबिट कर दिया। तो उनको करना क्या था? रेंट, और उन्होंने क्या कर दिया? सैलरी डेबिट कर दिया। तो अब देखिए क्या हो जाएगा? सैलरी कितनी आ जाएगी? 1,20,000 रुपए डेबिट, और कैश कितना हो जाएगा? 1,20,000 रुपए क्रेडिट। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहाँ पर देखिए गलती तो हुई है, पर कौन सी गलती नहीं हुई है? गणितीय गलती नहीं हुई है। क्योंकि देखिए गणितीय गलती क्या बोलते हैं? कि आपको फिगर हिलाना है। यहाँ पर फिगर हिले क्या? नहीं। तो गणितीय गलती का मतलब क्या होता है? कि अगर डेबिट जितनी अमाउंट हो रही है, उतनी अमाउंट ही क्रेडिट होनी चाहिए। अगर ये है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस क्या करता है? गणितीय शुद्धता की जांच करता है। मतलब वो क्या बोलता है? गणितीय शुद्धता का मतलब कि अगर डेबिट 1,20,000 हो रहा है, तो क्रेडिट भी 1,20,000 होना चाहिए। इस प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर 1,20,000 ही हमने लिखा, यहाँ पर हमने 1,20,000 ही लिखा, बट रेंट की जगह क्या कर दिया? सैलरी कर दी। तो ये क्या है? ये गणितीय गलती का उदाहरण नहीं है। गणितीय गलती का उदाहरण समझ में आया अब आपको? कि डेबिट अमाउंट अलग होती है और क्रेडिट अमाउंट अलग होती है, तो उसको बोला जाता है गणितीय अशुद्धि। समझ में आया? तो ट्रायल बैलेंस अगर मिल गया है, ट्रायल बैलेंस अगर मिल गया है, तो हमने कोई भी गणितीय
मैथमेटिकल एरर नहीं करा। ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन एक फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछता है कई बार, तो ध्यान रखिएगा अगर ये क्वेश्चन आए तो आपसे बनना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस अगर हमारा मिल गया तो इसका मतलब क्या है, किसका प्रमाण है, कि गणितीय शुद्धता की प्रमाण है, कि हमारा क्या है, गणितीय शुद्धता की जांच करता है कि हमारा अगर ट्रायल बैलेंस मिल गया तो हमारा ने कोई भी गणितीय गलती नहीं करी। बात समझ में आ गई। करने के लिए खातों के शेष अथवा योग को सूचीबद्ध किया जाता है, मतलब क्या करते हैं, जो भी बैलेंसेस या उनके टोटल को क्या करते हैं, अलग अलग मेथड होती है तो अलग अलग मेथड के हिसाब से उसको लिखते जाते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, तलपट कहा जाता है। मतलब हम क्या करते हैं, एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। सूचीबद्ध करने का मतलब क्या है कि डेबिट के बैलेंस डेबिट साइड लिखते जाएंगे सारे लेजर्स के, और खाता बहियों के जो लेजर्स हैं उनका, और क्रेडिट के जो बैलेंस आ रहे हैं खाता बही में उनको किधर लिखते जाएंगे, क्रेडिट साइड लिखते जाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, हम सूचीबद्ध कर रहे हैं, एक सूची बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं यहाँ पर, सूची बना रहे हैं, सारे अकाउंट की डिटेल यहाँ पर लिखते जा रहे हैं और उनका टोटल यहाँ लगा दिया। और ऐसे ही हमने क्रेडिट साइड क्या रहा, सूची बनाई और उसका टोटल लगा दिया। तो इसको क्या बोल रहे हैं, सूचीबद्ध करना। एक पूरी सूची बना ली, एक हमने क्या बना ली, यहाँ पर लिस्ट बना ली। समझ में आ गई बात। तलपट के खातों का सारांश, तलपट को क्या बोला जाता है, खातों का सारांश, मतलब जो भी अकाउंट है उनका क्या बोला जाता है, इसको समरी बोली जाती है, विवरण पत्र स्टेटमेंट बोला जाता है, और सूची पत्र बोला जाता है। ठीक है, लिस्ट बोला जाता है, लिस्ट भी कहा जाता है। जो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो याला बनता है कि तलपट क्या है, तो तलपट एक स्टेटमेंट है, विवरण पत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट है, इस पर क्वेश्चन ज्यादा एग्जामिनर पूछते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई बात। हर एक पॉइंट मैं आपको बताते जा रहा हूँ, साथ में ये भी बताते जा रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, तो वो भी ध्यान रखिएगा। कभी भी ये बोलूँ कि इसको ध्यान रखना, तो इसका मतलब यह नहीं है कि केवल उसी को ध्यान रखना, मतलब आप तलपट में केवल ये ध्यान रखेंगे कि तलपट एक स्टेटमेंट होता है, ये बात ही ध्यान रखेंगे, या केवल मैथमेटिकली शुद्धता की जांच करता है यही ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है। इनको तो आपको रटा होना चाहिए, मतलब आपसे कभी भी कोई ये पॉइंट पूछ ले तलपट में तो आपको पता हो। कभी भी कोई ये पूछ ले कि तलपट क्या है, तो एक विवरण है, तो ये बात आपके आराम आपके जहन में बैठ जानी चाहिए, मतलब इसको तो आपको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं आगे। तलपट के दो पक्ष होते हैं, है ना, कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं, मतलब दो साइडेड होती हैं। पहली एक साइड क्या होती है, एक साइड होती है डेबिट, दूसरी साइड क्या होती है, क्रेडिट। तो एक साइड क्या होती है, डेबिट, दूसरी साइड क्या होती है, क्रेडिट। समझ में आ गई। डेबिट और क्रेडिट, जिन खातों के डेबिट योग या शेष होते हैं, मतलब जिनका टोटल क्या होता है, डेबिट होता है, उनको डेबिट, या उनका जो बैलेंस होता है अगर वो डेबिट होता है तो उन्हें तलपट के किस साइड लिख देंगे, डेबिट पक्ष लिख देंगे। और जिन खातों का क्रेडिट योग, मतलब टोटल क्या होता है, क्रेडिट योग होता है, या उनका शेष जो बैलेंस निकाला वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो उन्हें तलपट के कहाँ पर लिख देंगे, क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे। मतलब सिंपल हम क्या करते हैं, एक एक अकाउंट देखते जाते हैं, क्या करते हैं, एक एक अकाउंट देखते जाते हैं और ये देखते हैं कि उसका डेबिट आ रहा है या क्रेडिट बैलेंस आ रहा है ना। अगर बैलेंसिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं तो क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस आ रहा है तो तलपट के कहाँ लिख देंगे, तलपट के उसे डेबिट साइड लिख देंगे। और अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो उसे तलपट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। बस ये काम हम करते जाते हैं। बात समझ में आ गई, कंसेप्ट समझ में आया पूरा। चलिए बात करते हैं आगे। यदि तलपट के डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों का योग बराबर है, मतलब क्या है, इक्वली है, तो यहाँ माना जाता है कि खाता बही गणितीय रूप से सही है। गणितीय रूप से सही का होने का मतलब क्या है, कि अगर 5,000 रुपए डेबिट करे हैं तो 5,000 ही क्रेडिट करे होंगे, अगर 10,000 रुपए डेबिट करे हैं तो 10,000 रुपए ही क्रेडिट करे होंगे। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है, ये मैं इतना इसलिए समझा रहा हूँ कि कभी एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा तो आप यूं ही बना लोगे। ठीक है, समझ में आया पूरा, ट्रायल बैलेंस का मतलब समझ में आया अभी तक, कंसेप्ट क्लियर हुआ पूरा, पूरा लॉजिक समझ में आया, ये वाला जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको एकदम क्लियर हुआ, ये वाला पूरा ट्रायल बैलेंस का मतलब। चलिए अब बात करते हैं आगे, तलपट की आवश्यकता, महत्व और उपयोगिता एवं उद्देश्य। कुछ नहीं, आपको बस पढ़ते जाना है, एकदम सीधे सीधे एकदम पॉइंट है, बस आपको समझते जाना है। एक बार पढ़ लेंगे चीजें बन जाएंगी, और अगर एग्जाम में इस पॉइंट से इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है महत्व और उपयोगिता या उद्देश्य पर, तो आप बना लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं पहला, अंतिम खातों के लिए उचित सामग्री। अब अंतिम खातों के लिए उचित सामग्री देखिए क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में क्या मिल जाता है हमें, ट्रायल बैलेंस में पूरी समरी मिल जाती है, पूरी हर एक खाते की समरी मिल जाती है। तो फिर क्या होता है, इस समरी की बदौलत हम आसानी से क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे फाइनल अकाउंट बना लेते हैं, मतलब हमको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती, बड़ी ही आसानी से हम ये बना लेते हैं। समझ में आ गई बात। तो तलपट का उद्देश्य अंतिम खातों को तैयार करने के लिए उचित सामग्री प्रस्तुत करना भी है। मतलब क्या है, ये प्रॉपर हमको सामग्री देता है। सामग्री देने का मतलब क्या है, एक अप्रोप्रिएट मटेरियल हमारे पास हो जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं। तलपट तैयार कर लेने पर बही खातों की शुद्धता की
शुद्धता का ज्ञान हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, हमें ये पता लग जाता है कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई मैथमेटिकल एरर नहीं है, जैसे हमारा ट्रायल बैलेंस मिलता है। और खाता बही के प्रत्येक खातों का शेष इसके अंतर्गत लिख देने से व्यापारी व्यापारी को लाभ हानि खाता, वही जो मैं बोल रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और चिट्ठे बनाने में बड़ी सुविधा हो जाती है। कैसे हो जाती है कि हमारा ट्रायल बैलेंस पूरा बन गया, इसमें सारे लेजर्स के खाते आ गए, है ना, सारे लेजर्स के क्या आ गए, बैलेंसेस आ गए। अब हमको ये देखना है कि कौन सा बैलेंस कहाँ जाता है। जैसे कोई असेट का बैलेंस है तो डायरेक्ट कहाँ ले लेंगे, हम बैलेंस शीट में ले लेंगे। अगर परचेस है तो हम कहाँ ले लेंगे, उसे ट्रेडिंग अकाउंट में ले लेंगे। अगर मान लीजिए कोई खर्चा है तो उसे कहाँ ले लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले लेंगे। तो ऐसे हम बाइफरगेट करके सब चीजों में लेते जाते हैं, और ये किससे पॉसिबल हो पाता है, ट्रायल बैलेंस से पॉसिबल हो पाता है। बात समझ में आ गई, कंसेप्ट समझ में आया, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। तो पॉइंट नंबर 2 आया है। पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, देनदारों और लेनदारों की सूची का प्रशिक्षण। अब देनदारों और लेनदारों की सूची का प्रशिक्षण मतलब क्या होता है, देनदारों और लेनदारों की सूची क्या होती है, इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, इस पर बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले देनदार और लेनदारों की सूची क्या होती है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। इसको डिटेल में पढ़ लेंगे बाद में, है ना, पूरा सेम ही कंसेप्ट है जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो चलिए, देनदार और लेनदारों की सूची का मतलब क्या होता है कि देखिए, कोई भी कंपनी होती है, कोई भी कंपनी है, जैसे मान लीजिए ये जेड लिमिटेड। अब जेड लिमिटेड है, अब जेड लिमिटेड का टर्नओवर है 50,000 करोड़। कितना टर्नओवर है, 50,000 करोड़। ठीक है। या हम इसकी जगह एग्जांपल और अच्छा आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं, जियो का एग्जांपल ले सकते हैं, टाटा का एग्जांपल ले सकते हैं, है ना, मारुति का एग्जांपल ले सकते हैं, एचपी कंपनी का जो एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, या आईफोन कंपनी का एग्जांपल ले सकते हैं। कोई भी कंपनी का जो एक बहुत बड़े स्तर पर काम कर रही है कंपनी, जिसका करोड़ों रुपए का काम है। अब सपोज करिए एक ऐसी ही कंपनी है जेड लिमिटेड, है ना, इतनी ही बड़ी जितनी बड़ी ये टाटा लिमिटेड है, जियो लिमिटेड है। अब इसका पूरे साल भर की सेल कितनी है, तो साल भर की सेल है इसकी 50,000 करोड़। कितने की सेल है, 50,000 करोड़ की सेल है। तो अब सोचिए, जो कंपनी 50,000 करोड़ की सेल कर रही है, जैसे टाटा कंपनी जैसी ये भी कंपनी क्या है, ये भी कंपनी कार बनाती है। तो अब कार बनाने के लिए कितनी सारी चीजें लगती हैं, टायर लगता है, इंजन बनता है, ये सारी चीजें। तो उसके लिए कितने सारे सप्लायर होंगे। अब टायर, अगर हमको कार बनानी है तो कार बनाने के लिए कितने सारे कंपोनेंट लगते हैं, एक कार बना लेते हैं तो अपने आप दिख जाएंगे। तो देखिए, ये हमारी कार बन गई। अब ये कार में हमें क्या लगता है, तो ये कार में सबसे पहले तो देखिए कांच लगते हैं, है ना, ये पेंट होगा इसके ऊपर, ये गेट बनेंगे, इसके अंदर क्या लगती है, हेडलाइट लगती है, और क्या लगती है, इसके अंदर इंजन लगता है। तो कुछ चीजें तो हम इन हाउस बनाते हैं, कुछ चीजें बाहर से लेते हैं। जैसे अब इसके अंदर इंटीरियर लगता है, म्यूजिक सिस्टम लगता है, कैमरा लगता है, इसके टायर आते हैं, है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो अब ये सारी चीजें हर एक चीज कंपनियां नहीं बनाती। जैसे नॉर्मली क्या करती हैं कंपनियां, इंजन अपना बनाती हैं, बाकी सब चीजें क्या करती हैं, आउटसोर्स आउटसोर्स से मंगा लेती हैं। तो अब क्या होगा, अब ये स्टील मंगाएंगे, है ना, स्टील बना स्टेनलेस स्टील से बनाएंगे, तो अब ये मंगाएंगे। तो ये एक सप्लायर हुआ। टायर बनाने के लिए एक और सप्लायर हुआ, है ना, और इंजन हेडलाइट बनाने के लिए एक और सप्लायर हुआ, ये कांच बनाने के लिए एक और सप्लायर हुआ, उनके पेंट के लिए एक और सप्लायर हुआ। तो ऐसे कई सारे सप्लायर होते हैं। मतलब अगर एक 50,000 करोड़ वाली कंपनी की बात की जाए, जिसका 50,000 का टर्नओवर होता है, हो सकता है कि उसके पास 4,000 से 5,000 क्या हो, क्रेडिटर सप्लायर हों, जो उन्हें सप्लाई करते हो। तो ये सब क्या है, इन्हें माल देते हैं। अब इनको अगर इन्होंने कंपनी को क्रेडिट पर माल दिया है, तो इनको बाद में क्या मिलेगा, इनको बाद में कंपनी से पेमेंट मिलेगा। तो अब इतने बड़े, अगर हम 5,000 हमारे क्रेडिटर्स हैं, 5,000 क्रेडिटर्स है, तो हम क्या बोल रहे हैं, ट्रायल बैलेंस में समरी आती है हर अकाउंट की। तो अब हम ये 5,000 अगर सारे के सारे क्रेडिटरों को ट्रायल बैलेंस में लिखते गए, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जो भी बैलेंस आएगा खाता बही का, वो यहाँ लिखते जाएंगे अकाउंट का। तो अब ये 5,000 अगर हमने 4 से 5,000 क्रेडिटरों को इस ट्रायल बैलेंस में ले लिया, तो हमारा ट्रायल बैलेंस हो सकता है कि 50 पन्नों का बन जाए इस प्रकार से। तो फिर ये क्या फायदा होगा, फिर क्या समरी कहलाएगी, नहीं। तो हम क्या करते हैं, जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो इन क्रेडिटर्स का हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं। इन 5,000 क्रेडिटर की क्या करी जाती है, एक लिस्ट बनाई जाती है। और ऐसे ही हमारे डेटर्स, मतलब जो हमारे कस्टमर होते हैं, उनकी भी लिस्ट बना ली जाती है। और इस लिस्ट में क्या किया जाता है, इस लिस्ट में सारे डेटर्स का नाम लिख दिया जाता है, और साथ में उनकी अमाउंट लिख दी जाती है यहाँ पर, इस प्रकार से। और इसका क्या किया जाता है, इसका टोटल कर लिया जाता है। अब जैसे इसका टोटल आया 100 करोड़, इसका टोटल क्या आया, 100 करोड़, मतलब हमारे क्रेडिटर को हमें कितना उधार पैसा देना है, 100 करोड़ का। और फिर ट्रायल बैलेंस बनाती समय क्रेडिट साइड क्या ले लेंगे, केवल हम 100
करोड़ ले लेंगे और इस ट्रायल बैलेंस के साथ ये लिस्ट भी अटैच कर देते हैं कि अगर किसी को ये देखना हो कि ये 100 करोड़ का डिटेल क्या है तो वो 100 करोड़ की डिटेल इस लिस्ट से देख लेगा। इसी प्रकार से जो हमारे कस्टमर होते हैं उनकी भी क्या करते हैं हम ऐसी ही लिस्ट बना लेते हैं और उस लिस्ट का टोटल जैसे मान लीजिए 200 करोड़ आया कि 200 करोड़ हमें अपने कस्टमर से लेना है, तो बस ये भी लिस्ट बना ली और इस लिस्ट का टोटल 200 करोड़ जो आ रहा है डेटर से लेना उसे डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस में लिख देते हैं और उसके साथ ये लिस्ट भी लगा देते हैं। तो ये जो लिस्ट लगाई जाती है काहे के लिए, ताकि हमारा ट्रायल बैलेंस क्या रहे, एक समरी फॉर्म में रहे। ट्रायल बैलेंस क्या रहे हमारा, समरी फॉर्म में रहे और जो भी डिटेल चाहिए जैसे हमें क्रेडिटर्स की डिटेल चाहिए, जैसे डेटर्स की डिटेल चाहिए, जैसे हमें क्रेडिटर्स की डिटेल चाहिए तो ये डिटेल हमें क्या मिल जाए, इन सेपरेटेड लिस्ट से मिल जाए। समझ में आ गई? तो इसलिए इसे बोला जाता है क्रेडिटर्स और डेटर्स लिस्ट। तो ये जानकारी भी हमें कहाँ से मिल जाती है, ट्रायल बैलेंस से मिल जाती है कि ट्रायल बैलेंस से अगर हमें फुल डिटेल देखनी हो तो हम ये देख लेंगे, मतलब समरी देखनी हो तो ये देख लेंगे और फुल डिटेल देखनी हो तो ये लिस्ट से देख लेते हैं। तो क्रेडिटर्स और डेटर्स की लिस्ट का मतलब आपको समझ में आया पूरा? पूरा समझ में आया लिस्ट का मतलब? पूरा लॉजिक समझ में आया एकदम? तो ये होती है डेटर्स और क्रेडिटर्स लिस्ट। क्या होती है? ये होती है डेटर्स और क्रेडिटर्स लिस्ट। तो पॉइंट समझ में आया पूरा ये वाला? देनदारों और लेनदारों की सूची का प्रशिक्षण। तो हम क्या करते हैं, इससे हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने से इसका भी परीक्षण हो जाता है। परीक्षण कैसे हो जाता है कि अगर सब चीजें मिल रही हैं तो ट्रायल बैलेंस में कोई त्रुटि नहीं है और परीक्षण कर लेते हैं। इसके निर्माण से व्यापार के विविध देनदारों और विविध लेनदारों की बनाई गई सूची का प्रशिक्षण हो जाता है कि वे सही हैं अथवा इसमें कोई त्रुटि है। समझ में आ गई? पूरा लॉजिक समझ में आया? पॉइंट नंबर थर्ड पर बात करते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? पॉइंट नंबर थर्ड बोल रहा है गणितीय शुद्धता की, गणित संबंधित शुद्धता की जांच, गणितीय शुद्धता की जांच जिसे हम कहते हैं। तो अब गणितीय शुद्धता की जांच मतलब जैसे ही हमारा ट्रायल बैलेंस मिला, उसका डेबिट आ रहा है जैसे सपोज करिए 10,000 रुपए का और क्रेडिट भी आ रहा है 10,000 रुपए का। इसका मतलब क्या हुआ है कि हमने कोई भी गणितीय गलती नहीं करी है। गणितीय गलती का मतलब मैं अभी आपको समझा चुका हूं कि अगर डेबिट में 1,000 रुपए लिखे हैं तो क्रेडिट में भी हमने 1,000 रुपए ही लिखे होंगे, है ना? तो ये अगर ट्रायल बैलेंस हमारा मिल गया तो इसका मतलब क्या है कि हमने कोई भी गणितीय गलती नहीं करी है। ट्रायल बैलेंस तैयार करने से खाता बही में खतौनी की गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच हो जाती है। मतलब हमने कोई ना तो पोस्टिंग में ना ही कोई जर्नल एंट्री में कोई गलती करी है, क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस मिल गया इसका मतलब हमने कोई भी गलती नहीं करी है। यदि खतौनी गलत है तो फिर तलपट के दोनों स्तंभों का योग परस्पर नहीं मिलेगा। मतलब उसकी क्या होगा, इक्वल होगा क्या नहीं होगा। जैसे हमने एग्जांपल अभी समझा था इससे पहले से रेंट पेड का। तो रेंट पेड का मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, तो उसमें क्या करा था हमने, एक तरफ 12,000 रुपए ले लिए थे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या ले लिए थे, 1,20,000 रुपए। तो हमारा ट्रायल बैलेंस, हमारी क्या ट्रायल बैलेंस मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। समझ में आ गई? पॉइंट नंबर 4, देखिए ट्रायल बैलेंस अगर हमारा मिल जाता है तो इससे समझ में आता है कि हमने क्या करा है, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का पालन किया। अब दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत क्या बोलते हैं? दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत ये बोलते हैं कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन की आप एंट्री कर रहे हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन की आप एंट्री कर रहे हैं तो उसके कितने प्रभाव होंगे? तो उसके दो प्रभाव होंगे, एक डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। और दोनों ही प्रभाव कैसे होंगे? दोनों ही प्रभाव सेम होंगे। सेम होने का मतलब क्या है कि जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। दोहरा लेखा प्रणाली यही बोलती है कि अगर डेबिट में आपने 5,000 रुपए लिखे हैं तो क्रेडिट में भी आप 5,000 रुपए ही लोगे। तो ये क्या बोला जाता है कि अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मिल गया, अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मिल गया तो इसका मतलब क्या है कि हमने ये जो दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत है कि जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा, इसका भी पालन किया है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो इस पर बात कर लेते हैं। तो तलपट तैयार करने से यह भी ज्ञात हो जाता है कि दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का पूर्णतः पालन किया गया है अथवा नहीं। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार जितनी रकम क्या होनी चाहिए, नाम मतलब जितनी रकम क्या होनी चाहिए, जितनी रकम डेबिट होनी चाहिए में लिखी है और लिख जाती है उतनी ही रकम जमा की ओर भी लिखी जानी चाहिए। मतलब जितनी रकम डेबिट साइड लिखी है, जमा का मतलब क्या होता है, जमा का मतलब होता है क्रेडिट। ठीक है? यदि इसमें कोई त्रुटि हो जाती है तो तलपट के दोनों स्तंभों का योग क्या होगा? समान होगा क्या? नहीं होगा। दोनों पर स्तंभों का जो हमारा बैलेंस है वो समान आएगा क्या? वो नहीं आएगा। दोनों में क्या आएगा? दोनों में आएगा डिफरेंस। बात समझ में आ गई? चलिए,
अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। पॉइंट नंबर 5 क्या है? संपत्ति और दायित्वों की जानकारी। देखिए क्या होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से हमें समरी मिल जाती है। समरी मतलब सभी चीजें हमें मिल जाती है। तो इससे हमें क्या मिल जाती है? इससे हमें ये भी मिल जाती है कि हमारी असेट कितनी है। जो डेबिट साइड सारी असेट लिखी होगी हमारी, तो इससे हमें असेट पता लग जाएगी। और क्रेडिट साइड क्या लिखी होगी? हमारी लाइबिलिटी लिखी होगी, तो वो भी सारी जानकारी हमें मिल जाती है। मतलब ट्रायल बैलेंस से हमें क्या मिल जाती है? जो भी हमारी असेट है, जो भी हमारी असेट है, जो भी हमारी लाइबिलिटी है, उसकी क्या मिल जाती है हमें? उसकी समरी मिल जाती है कि भैया ये देखो ये जानकारी। और उससे हमें जानकारी मिल जाती, समरी मिल जाती कि ये देखिए आपकी असेट है, ये आपकी लाइबिलिटी है। तलपट बना लेने से व्यापार की संपत्ति और दायित्वों के शेषों की जानकारी हो जाती है। मतलब क्या क्या बैलेंस है, टोटल कितना आ रहा है, इसकी जानकारी हमें तलपट बना लेने से मिल जाती है। बात समझ में आ गई? कंसेप्ट समझ में आया? पूरा लॉजिक समझ में आया ये वाला? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे तलपट की विशेषताओं या लक्षणों के ऊपर। तो अब तलपट की विशेषताएं या लक्षण क्या है? तो एकदम जो अभी तक ऊपर पढ़कर आए हैं वही सारी बातें बस यहाँ पर विशेषताओं में होंगी, कोई नई चीज नहीं आएगी। सिंपल है, सारी विशेषताएं जो अभी तक पढ़ रखा है बस उसको एक बार विशेषताओं के नाम से आपको देखना है। बाकी सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, है ना? अभी जो हम ऊपर पढ़कर आ रहे हैं इससे कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो चलिए तलपट की विशेषताओं पर बात करते हैं। तो देखिए पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है? वैसे तो यह एक निश्चित समय प्रायः कब बनाया प्रायः अंतिम खाते तैयार करते समय बनाया जाता है। मतलब कब बनाते हैं? नॉर्मली हम इसको नॉर्मली कब बनाते हैं? जब फाइनल अकाउंट बनाने होते हैं तो कब बनाते हैं? एंड में, ईयर एंड में। कब बनाते हैं इसको? एंड में बनाते हैं, फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाते हैं। फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाते हैं। जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है? तो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को, 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर। जो हर साल का 31 मार्च आता है उस वर्ष क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। ठीक है, चलिए तो ये बात समझ में आ गई। और फाइनेंशियल ईयर ओपन कब होता है? तो फाइनेंशियल ईयर की ओपनिंग होती है 1 अप्रैल से। ठीक है, ध्यान रखिएगा कभी एक इजी क्वेश्चन में एग्जामिनर को पिक करना हुआ तो ये भी पूछ सकते हैं। चलिए, और नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर कितने दिनों का होता है? तो 1 साल का होता है। नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर कितने समय का होता है? तो 1 साल का होता है। समझ में आ गई बात? चलिए तो अब बात कर लेते हैं वापस तलपट पे। तो अंतिम खाते तैयार करते समय बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? जब हमारे फाइनल अकाउंट बनाते हैं। हम कब बनाते हैं? जब हमारे फाइनल अकाउंट बनाते हैं उस समय तलपट बनाया जाता है। किंतु खाता बही की यथार्थता एक्यूरेसी जानने के लिए कभी भी तैयार किया जा सकता है। मतलब अगर हमको ये देखना है कि हमारी जो खाता बही है, जो हमारी खाता बही है वो सही से बनी है कि नहीं, जो हमने बुक्स में सारी एंट्रियां करी है वो सही है कि नहीं, कहीं गलती तो नहीं है, कोई डेबिट क्रेडिट में कोई इशू तो नहीं है, तो हम ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। और जैसे ही हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और अगर ट्रायल बैलेंस का हमारा बैलेंस नहीं मिला, तो इससे हमें क्या पता लग जाएगा कि हमने कहीं ना कहीं कोई गलती करी है। हमने कहीं ना कहीं क्या करी है? कोई गलती जरूर करी है। समझ में आ गई बात? चलिए पॉइंट नंबर 2 पर बात करते हैं। खाता बही के सभी खातों को तलपट में शामिल किया जाता है। जो भी खाता बही के खाते होते हैं, मतलब जितने भी ऑल अकाउंट्स होते हैं जिनके भी बैलेंस, देखिए तलपट की कई सारी विधि हैं, तो कई सारी विधियों में अलग अलग तरीके से चीजों को लेते हैं। तो खाता बही के जो भी खाते होते हैं उनको क्या करा जाता है? तलपट में उनका इफेक्ट जरूर से दिया जाता है। पॉइंट नंबर 3 पर बात करते हैं। तलपट खातों के दोनों पक्ष का योग अथवा शेष को दर्शाने वाला एक विवरण है। क्या कराने वाला विवरण है? देखिए तलपट एक तो योग विधि से बनाते हैं। तो योग विधि में जब तलपट बनाते हैं, योग विधि में हम आगे पढ़ेंगे भी इसमें, तो तलपट की जब योग विधि का उपयोग किया जाता है ना, तो उसमें क्या किया जाता है? हर हर अकाउंट का डेबिट का योग डेबिट साइड और क्रेडिट का योग क्रेडिट साइड लिखा जाता है। जैसे सपोज करिए कैश, हम लेते हैं केस अकाउंट। अब केस अकाउंट का, एक मिनट यहाँ पर ले लेते हैं नीचे। अब केस अकाउंट, जैसे हमारा केस का अकाउंट है ना? अब केस का जो अकाउंट है उसके डेबिट साइड कितना बैलेंस आ रहा है? तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। तो बैलेंस ओपनिंग आ रहा है जैसे 10,000 रुपए का ओपनिंग आ रही है। 10,000 रुपए की कितने की ओपनिंग आ रही है? ओपनिंग आ रही है 10,000 रुपए की। इधर ले लेते हैं, थोड़ी जगह अच्छी है। तो डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी जिसे हम बोलते हैं, है ना? बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी आ रहा है 10,000 रुपए का। और हमें क्या हुआ? हमें एक केस और रिसीव हो गई, कितने की? 30,000 रुपए की। ये ले लिया हमने, ठीक है। और हमने एक पेमेंट कर दिया। पेमेंट कितने का कर दिया? 5,000 का पेमेंट कर दिया। तो ये टोटल कितना हो रहा है? तो टोटल इधर का हो रहा है 40,000 रुपए।
और 5,000 माइनस कर देंगे तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, तो क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट कितना हो जाएगा, 35,000 रुपए। ये आ जाएगा हमारा कैश का बैलेंस और ये हो गया टोटल। तो योग विधि क्या बोलती है, योग विधि जो अब हम पढ़ेंगे तो योग विधि बोलती है कि भैया इसके डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, ये बैलेंस बिना निकाले। तो डेबिट का टोटल आ रहा है 40,000 रुपए। तो ये बोलते हैं इसको क्या करिए आप, डेबिट का बैलेंस जो 40,000 रुपए आ रहा है, ट्रायल बैलेंस बनाती समय डेबिट साइड आप कितना लिखेंगे, 40,000। ठीक है। और क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, तो इस आप बैलेंस मत निकालिए, बैलेंस के बिना कितने बैलेंस आ रहा है, तो बैलेंस के बिना ये एक 5,000 का बैलेंस आ रहा है, तो इसको लिख दो क्रेडिट साइड। तो ये कौन सी विधि होती है, किस विधि में ऐसा किया जाता है, तो ऐसा किया जाता है योग विधि में। मतलब हम क्या करते हैं, हर अकाउंट का डेबिट का टोटल लगाते हैं बिना क्या निकाले, बिना उसका बैलेंस निकाले, और क्रेडिट का टोटल लगाते हैं। तो क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, तो क्रेडिट का टोटल आ रहा है 5,000 रुपए। तो ये निकाल लिया जाता है और उसको डेबिट को डेबिट साइड बैलेंस को, और क्रेडिट के बैलेंस को क्रेडिट साइड लिख दिया जाता है। तो ये किस विधि में होता है, योग विधि में। अब शेष विधि में क्या होता है, शेष विधि में हम क्या करते हैं, शेष विधि में हम बैलेंस निकालते हैं। तो बैलेंस कितना आया, केस का बैलेंस आया 35,000 रुपए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे 35,000 रुपए, सिंपल, बस। क्रेडिट साइड में कुछ लिखेंगे क्या, नहीं। तो ये बोला जाता है शेष विधि, इसको क्या बोला जाता है, शेष विधि। मतलब इसमें क्या करते हैं हम, खाते का बैलेंस निकालते हैं। तो ट्रायल बैलेंस से हमें क्या होता है, अगर हम ट्रायल बैलेंस दोनों विधि से बनाएंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा, एक तो हमें डेबिट का भी टोटल मिल जाएगा, क्रेडिट भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ उस अकाउंट का क्या मिल जाएगा, उस अकाउंट का बैलेंस भी मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये बात यहाँ पर वही कर रही है कि तलपट खातों के दोनों पक्षों का योग अथवा शेषों को दर्शाने वाला क्या है, एक विवरण है। तो अगर हम योग विधि से बनाएंगे तो टोटल दोनों तरफ के योग बता देंगे, साथ ही साथ अगर हम बैलेंस मेथड से बनाएंगे तो शेष बताने वाला यह क्या है, एक विवरण है। विवरण मतलब एक स्टेटमेंट है। ठीक है। तलपट बनाने की कितनी विधियां हैं? तो तलपट बनाने की अनेक विधियां हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया योग विधि और शेष विधि। ऐसे ही और भी विधि आती है ना। तो उसको हम पढ़ेंगे एकदम आराम आराम से, सब एक एक मेथड को पढ़ते जाएंगे, एग्जाम्पल के साथ चीजें आसानी होती जाएंगी। ठीक है। ट्रायल बैलेंस से नॉर्मली जो चांसेस होंगे ट्रायल बैलेंस से, वो एक थ्योरिकल क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। ठीक है। थ्योरिकल क्वेश्चन पूछने के यहाँ से चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। चलिए, यह बही खातों की किसी पुस्तक में नहीं बनाया जाता। तो क्या इसको हम किसी पुस्तक में बनाते हैं, बही खातों, बही खाते की किसी पुस्तक में बनाते हैं, नहीं। इसे क्या किया जाता है, एक कागज पे बनाते हैं, एक सिंपल कागज पे अलग से बनाया जाता है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं होता है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में शामिल नहीं किया जाता है। अलग से इसे तैयार किया जाता है कागज पर, और डेबिट का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट का क्रेडिट बैलेंस लिखा जाता है। इसमें दोनों राशि स्तंभों के मिलान से यह सिद्ध हो जाता है कि दोहरा लेखा प्रणाली के जो सिद्धांत है, जो प्रणाली है, उसके अनुसार हमने जो काम किया है वो ठीक हुई है। मतलब हमने डेबिट जितने से करना था उतने से डेबिट करा है, और क्रेडिट भी उतनी ही अमाउंट से करा है। समझ में आ गई बात। पॉइंट नंबर 7 पर बात करते हैं। यहाँ नकल बही और खाता बही के प्रारूप जैसा है, किंतु तिथि के स्तंभ को छोड़कर बनाया जाता है। मतलब इसको कैसा बनाया जाता है, जो हमारी बुक्स होती है, जो हमारे लेजर्स बनाते हैं हम, जो हमारी जर्नल एंट्री करते हैं, सेम है, सेम होता है। मतलब इसमें कोई फर्क नहीं होता है। बस इसमें क्या होता है, इसमें तिथि का कॉलम, जो डेट का कॉलम होता है, उसको छोड़ दिया जाता है। अब डेट का कॉलम क्यों छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हम इसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड थोड़ी ना कर रहे हैं। इसमें ट्रांजैक्शन थोड़ी ना रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें तो क्या की जा रही है, उसकी समरी बनाई जा रही है। और समरी भी कब बनाई जा रही है, वर्ष के अंत में। तो इसलिए यहाँ पर डेट का कॉलम क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है। बाकी पूरा का ही पूरा होता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ अंतिम खाते के लिए सूचियां और समंक प्रदान करता है। क्या करता है, ये उनको इन्फॉर्मेशन देता है, और समंक मतलब उनको डेटा देता है। तो जो भी फाइनल अकाउंट बनाने के लिए डेटा चाहिए, जैसे भैया सेल कितनी हुई, तो सेल कहाँ मिलेगी, अगर हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल चाहिए, तो सेल का डेटा कहाँ मिल जाएगा, ट्रायल बैलेंस में मिल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर कोई एक्सपेंसेस हुए हैं तो कितने हुए, तो उसका डेटा कहाँ मिल जाएगा, उसका डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, तो ट्रायल बैलेंस से मिलेगी। अब जैसे पॉइंट नंबर 7 था जो मैं आपको बोल रहा था, पॉइंट नंबर 7 क्या था, पॉइंट नंबर 7 था कि नकल बही और खाता बही के प्रारूप जैसा ही होता है, किंतु इसमें क्या होता है, डेट का कॉलम नहीं होता है। डेट का कॉलम क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम कोई ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड कर नहीं रहे, हम तो क्या कर रहे हैं, उसकी समरी बना रहे हैं। तो देखिए इनके नीचे क्या दे रखे हैं, यहाँ पर फॉर्मेट दे रखे हैं। फॉर्मेट आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, एक तो कौन सा प्रारूप होता है, तो एक तो होता है जनरल प्रारूप। जनरल प्रारूप जो जनरल एंट्री करने के लिए प्रारूप होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख दिया जाता है, डेट की जगह क्रमांक है ना, सीरियल नंबर, और खाते का नाम आ जाएगा, लेजर फोलियो आ जाएगा। लेजर फोलियो मतलब किस पेज से लिया गया, अगर वो हम बुक्स बनाते हैं, जब पहले क्या होती थी, पहले बुक्स बनती थी, पहले खाता बही बनती थी, जो आज भी अगर आप मुनीम के पास जाएंगे तो उनकी खाता बही होती है, लाल कलर की डायरी, देखा होगा आपने। तो वो लाल कलर की डायरी में क्या होता है, हर एक पेज होता है। तो मान लीजिए जैसे 90 पेज नंबर,
तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 90 पेज नंबर। इसका मतलब क्या है कि ये जो अकाउंट यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए कैश अकाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पर कैश लिखी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, खाता बही में अगर 90वें नंबर का पेज खोलेंगे तो आपका कैश का खाता मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, तो ये लिख दिया जाता है और यहाँ पर लिख दिया 10,000 रुपये। तो आप 90 नंबर के पेज को देखेंगे अगर अपनी खाता बही में, फिजिकल खाता बही में, तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये कौन सा प्रारूप है, तो ये है जनरल प्रारूप। जो जनरल एंट्री का प्रारूप होता है वो प्रारूप है। और एक कौन सा प्रारूप होता है, एक प्रारूप होता है लेजर प्रारूप, जैसा हम लेजर बनाते हैं वैसा प्रारूप। तो ये लेजर का प्रारूप हो गया। ठीक है, डेबिट का डेबिट साइड आ जाएगी डिटेल के साथ, और क्रेडिट का क्रेडिट साइड डिटेल आ जाएगी। डेट की जगह क्या आ जाएगा, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते जाएंगे। और लेजर फोलियो जो मैंने आपको बताया कि वहां पे क्या लिख दिया जाएगा, पेज नंबर लिख देते हैं कि भैया ये पेज नंबर पर चीजें लिखी हुई हैं, ताकि अगर हमको रेफरेंस देखना हो, जैसे अगर किसी को देखना हो कि केस का बैलेंस 10,000 रुपए सही में इतना ही है, तो वो ये 90 पेज नंबर क्या देखेगा, अपनी बुक्स में, खाता बही में 90वें नंबर का पेज ओपन करेगा और उसको यहाँ पर केस का अकाउंट मिल जाएगा। और उसमें जब बैलेंस की कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस अपने आप 10,000 रुपये दिख जाएगा। बात समझ में आ गई, कंसेप्ट समझ में आया, पूरा डिटेल समझ में आई, ये प्रारूप दोनों समझ में आए। एक बार प्रारूप देख लीजिएगा, सारी विशेषताएं देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इनकी विधियों के ऊपर, है ना। इनकी जो मेथड्स है उनको डिटेल में बात करेंगे। एक एक मेथड पर मैं क्या करूंगा, एग्जांपल ले लेके समझाते जाऊंगा। तो एग्जांपल लेने से चीजें और आसान हो जाएंगी और आराम से समझ में आ जाएगा। ज्यादा कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में, सीधा सीधा सा ट्रायल बैलेंस का टॉपिक है। आराम से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप बना ले जाएंगे। ठीक है, एक बार पढ़ लेना है, एक बार मेरे साथ पढ़ लीजिएगा क्लासों के साथ, और एक बार आप अपने एंड से पढ़ लेंगे, इनफ रहेगा, आराम से पेपर बन जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।